देवांश, क्या आप सॉफ्ट ड्रिंक लेंगे या वाइन? वेटर को किचन में गर्मा गर्म व्यंजन परोसने की सूचना देने का निर्देश देने के बाद लिन जिन्नू मुस्कुराते हुए देवांश कुलकर्णी की ओर मुड़े। अगर देवांश कोई और मेहमान होता तो लिन ने पूछा ही नहीं, वो बस एक पेय पदार्थ मंगवा लेता। लेकिन देवांश खास था और लिन ने जरूर पूछा, चलो नयनतारा रिजर्व पीते हैं, ये ज्यादा गर्माहट देती है। देवांश ने एक पल सोचने के बाद जवाब दिया। रमेश यादव के साथ रहते हुए उन्हें पारंपरिक वाइन का शौक हो गया था। बहुत बढ़िया, मेरे पास 20 साल पुरानी नयनतारा रिजर्व का एक जार रखा है। लिनक्स, जाओ उसे ले आओ, लिन ने तुरंत कहा। नयनतारा रिजर्व एक प्रकार की पुरानी चावल की वाइन है जो परंपराओं से भरपूर है। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जब बेटी पैदा होती है तो परिवार उसकी शादी के दिन खोलने के लिए वाइन का एक जार बनाकर गाड़ देते हैं। इसे नयनतारा कहते हैं और आमतौर पर 16 से 18 साल पुरानी होती है। अगर लड़की की शादी से पहले मौत हो जाती है तो शराब पहले ही खोली जाती है। आजकल ये शब्द ज्यादातर तमिलनाडु के एक प्रीमियम ब्रांड के पुराने चावल की शराब को दर्शाता है। देवांश, आज लोकेश और मैं वाकई खुशकिस्मत है। हम सालों से लिन के उस जार पर नजर गड़ाए हुए थे, लेकिन वो इसे बांटने में हमेशा कंजूस रहा है। अब तुम्हारी बदौलत वो आखिरकार इसे बांट रहा है, युवराज मेहता ने आंखों में चमक के साथ कहा। आजकल पुरानी शराब को अक्सर 10, 20 या 50 साल पुरानी बताकर बेचा जाता है, लेकिन ज्यादातर ये सिर्फ ब्रांडिंग होती है। असली दशकों पुरानी शराब दुर्लभ और महंगी होती है। देवांश ने एक बार अपने गुरु को जो 10 साल पुरानी बोतल दी थी, वो शायद असली पुरानी शराब के स्वाद की नकल करने के लिए बनाई गई थी। तो मुझे सचमुच ओल्ड लिन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। बाद में मुझे एक छोटी बोतल पिला देना, मैं इसे घर ले जाना चाहता हूं, देवांश ने आंखों में चमक लाते हुए कहा। उसका अनुरोध अपने लिए नहीं था, ये उसके दिवंगत स्वामी के लिए था। अरे, अगर आपको इतना मजा आता है तो पूरा जार घर क्यों नहीं ले जाते? हमें आपकी तरह इसकी कद्र नहीं होगी, ये हमारे लिए व्यर्थ होगा, लिन ने गर्मजोशी से कहा। जरूरत नहीं है, अच्छी शराब बांटने के लिए होती है, इसी से उसका अर्थ बनता है। मुझे बस एक छोटी बोतल चाहिए, खास काम के लिए, देवांश ने तुरंत जवाब दिया। यह देखकर कि देवांश के मन में कुछ और ही था, लिन ने आगे जोर नहीं दिया। जल्द ही लिनक्स एक जार लेकर लौटा जो पुराना और अच्छी तरह से संरक्षित लग रहा था। लोकेश मेहरा, जो साफ तौर पर बढ़िया शराब के शौकीन थे, इंतजार नहीं कर सके। उन्होंने तुरंत जार खोला और कमरे में एक तेज सुगंध फैल गई। वेटरों ने पहले ही गिलास तैयार कर रखे थे। मालगुडी जिला पुलिस अधीक्षक और स्थायी समिति के सदस्य लोकेश ने खुद शराब डाली। शुरू में जार में लगभग 5 लीटर शराब आती थी, लेकिन 20 साल बाद केवल 1/3 ही बची थी। शराब का रंग अंबर जैसा था, शहद जैसा गाढ़ा, क्योंकि ज्यादा नहीं था। लोकेश ने सिर्फ देवांश और मेजबान लिन जिन्नुओं के लिए पूरा गिलास भरा, बाकी सभी को आधा आधा गिलास मिला, खासकर लिनाक्ष और आयुषी को, जिन्हें बस थोड़ा सा मिला, जिससे लोकेश की कंजूसी पर मजाकिया अंदाज में मजाक किया गया। तुम दोनों को शराब के बारे में कुछ भी नहीं पता, शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें चखने को दिया। फिर से शिकायत करो तो मैं वापस ले लूंगा, लोकेश हंसा। लिनाक्ष और आयुषी ने जल्दी से अपने गिलास संभाल लिए, जिससे सब हंस पड़े। आओ देवांश, मैं तुम्हें टोस्ट करना चाहता हूं। मेरी जान बचाने और मेरे बेटे का मार्गदर्शन करने के लिए लिन ने अपना गिलास उठाकर एक ही घूंट में पी लिया। देवांश के पास पीछे जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। जैसे ही उसने गिलास अपनी नाक के पास लाया, उसकी सुगंध गहरी और परतों वाली थी। इससे पहले कि वो उसका स्वाद ले पाता, शराब उसके गले से नीचे उतर गई, हल्की और गर्म। देवांश को खत्म होते देख लोकेश ने उसके लिए एक और गिलास भर दिया। बस थोड़ा सा, प्लीज, पूरा गिलास बहुत ज्यादा होगा।
देवांश ने जल्दी से कहा। लोकेश ने आधा गिलास भरा, फिर अपना गिलास उठाया। देवांश, आज ज्योति और मैं लिन की वाइन के साथ तुम्हारे लिए टोस्ट करते हैं, मेरी जान बचाने के लिए। तुम्हारे बिना मैं यहां नहीं होता। दोनों ने साथ में शराब पी। आप बहुत दयालु हैं, देवांश ने विनम्रता से उत्तर दिया, फिर अपना गिलास खत्म कर लिया। देवांश को फिर से शराब पीते देख लिन और बाकी लोगों ने उसे कुछ खाने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें चिंता थी कि शायद वह इसे ठीक से नहीं ले पाएगा। थोड़ी देर बाद देवांश को बिल्कुल ठीक देखकर युवराज मेहता और उनकी पत्नी ने भी उसे टोस्ट किया। अपने भाई को बचाने और अपनी बेटी का मार्गदर्शन करने के लिए उसका धन्यवाद किया। चंदन सिन्हा वाली घटना के बाद से आयुषी ज्यादा परिपक्व हो गई थी और अपने पिता के व्यवसाय में मदद करने लगी थी। पहले तो युवराज और उनकी पत्नी हैरान थे, लेकिन पिछले साल लोकेश के साथ हुई घटना के बाद उन्हें पता चला कि देवांश ने उसके बदलाव में भूमिका निभाई थी और उनका आभार और गहरा हो गया। युवराज और उनकी पत्नी के साथ शराब पीने के बाद लिनक्स और आयुषी ने भी देवांश को सम्मानपूर्वक टोस्ट किया। उसके बाद से माहौल और भी सुकून भरा हो गया। कमरे में हंसी गूंज उठी, गिलास खनकने लगे और कुछ ही देर में गिलास खाली हो गया। शुक्र है लोकेश ने पहले ही एक बोतल अलग रख दी थी, वरना एक भी बोतल नहीं बचती। देवांश के चावल की शराब के शौक को देखते हुए लिन ने 20 साल पुरानी नयनतारा रिजर्व की 2 और बोतलें मंगवाई, लेकिन वे उस डॉटर्स रेड के स्वाद से मेल नहीं खा रही थी जो उन्होंने अभी अभी खत्म की थी, जिससे युवराज ने लिन की व्यापारी प्रवृत्ति का मजाक उड़ाया। जैसे ही शराब बही और गाल लाल हुए, लोकेश थोड़ा हिचकिचाते हुए और लाल चेहरे के साथ देवांश की ओर मुड़ा। देवांश, तुम चिकित्सा में निपुण हो। मैं कुछ पूछना चाहता था, लेकिन मुझे यकीन नहीं था तुम बच्चे पैदा करने में अपनी कठिनाई के बारे में पूछ रहे हो। देवांश ने शांति से बीच में ही टोक दिया। जब वो पहले कमरे में दाखिल हुआ था तो युवराज और लिन दोनों अपने बच्चों के साथ थे, लेकिन लोकेश और ज्योति अपने साथ कोई बच्चा नहीं लाए थे। अयर परिवार के रेस्टोरेंट में नए साल के जश्न के दौरान भी उनके साथ बच्चे नहीं थे। उनकी उम्र में ये असामान्य था। देवांश ने उनकी नाड़ी रेखाओं को ध्यान से देखा और महसूस किया कि वे निसंतान हैं। हाँ, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? लोकेश ने उत्सुकता से पूछा। देवांश, कृपया हमारी मदद करें। हमारे जीवन में बाकी सब ठीक है, लेकिन बच्चा न होना हमेशा से हमारा सबसे बड़ा अफसोस रहा है। ज्योति ने आशा भरी आंखों से कहा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी नब्ज देखता हूं, देवांश ने धीरे से कहा। देवांश, क्या शराब तुम्हारी नाड़ी को प्रभावित नहीं करेगी? युवराज ने चिंतित होकर पूछा। है, सब ठीक है, मुझे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है, देवांश ने टाल दिया। उसकी नाड़ी की रीडिंग सिर्फ धड़कनों के बारे में नहीं थी, ये मेरिडियन से होकर ऊर्जा के प्रवाह के बारे में थी। हालांकि शराब नाड़ी को प्रभावित कर सकती है, लेकिन मेरिडियंस जीवन का स्रोत अप्रभावित रहती है। ये देखकर कि देवांश कुलकर्णी ने कहा कि उन्हें स्थिति की पूरी समझ है, युवराज मेहता हालांकि अभी भी कुछ संशय में थे और उन्हें लग रहा था कि देवांश शायद कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वासी है, आगे कोई सवाल पूछने से बच गए। आखिरकार देवांश कोई साधारण युवक नहीं था और युवराज उसे यूं ही नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। देवांश ने लोकेश मेहरा और ज्योति अय्यर दोनों की नब्ज टटोली। जांच पूरी करने के बाद उन्होंने लोकेश की ओर देखा और शांति से कहा, बड़े मेहरा, समस्या आप में है, इसका ज्योति से कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही देवांश ने बात की, रेखाक्ष और आयुषी को छोड़कर जो हैरान नहीं दिखे, कमरे में बाकी सभी लोग दंग रह गए। युवराज, जिसने कुछ देर पहले ही देवांश पर शक किया था, मुंह खोले बैठा रहा। पारंपरिक सोच में बांझपन के लिए लगभग हमेशा महिला को ही दोषी ठहराया जाता था। आधुनिक चिकित्सा के विकास के बाद ही लोगों को ये समझ में आने लगा
कि पुरुष बांझपन भी उतना ही आम है। लोकेश और ज्योति के मामले में कई परीक्षणों के बाद डॉक्टरों ने निष्कर्ष निकाला था कि ये समस्या लोकेश के शुक्राणुओं की कमजोर जीवन शक्ति के कारण थी। लेकिन ये निष्कर्ष उच्च तकनीक बहुस्तरीय निदान पद्धति से आया था। ये तथ्य कि देवांश एक साधारण नाड़ी माप से इसका पता लगा सका आश्चर्यजनक था। हाँ, देवांश बिल्कुल सही कह रहा है। समस्या मुझ में है। क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? लोकेश ने आशा से भरी आवाज में पूछा। ज्योति की आंखें भी उत्सुकता से चमक रही थी। चिंता मत करो, मुझे और ध्यान से देखने दो, देवांश ने आश्वस्त करते हुए कहा। उसने धीरे से अपनी उंगलियां लोकेश की कलाई पर वापस रखी, आंखें बंद की और सच्चे प्राण के एक धागे को लोकेश की नाड़ियों में प्रवाहित किया और पाद शाइन वृक्क नाड़ी पर ध्यान केंद्रित किया। आयुर्वेद और पारंपरिक भारतीय चिकित्सा में 12 प्राथमिक नाड़ियां विभिन्न अंगों को नियंत्रित करती है। पाद शाइन वृक्क नाड़ी गुर्दों को नियंत्रित करती है। जब देवांश ने पहले उनकी नाड़ियां देखी थी तो उसने देखा कि लोकेश की वृक्क नाड़ी में प्राण और रक्त का प्रवाह धीमा था, जिससे वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि समस्या उसी में है। अब वो बस गंभीरता की पुष्टि कर रहा था और ये देख रहा था कि क्या इसका इलाज संभव है। जैसे ही देवांश ने आंखें बंद की, कमरे में सन्नाटा छा गया। उसे परेशान करने के डर से किसी ने भी जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं की। खासकर ज्योति इतनी तनाव में थी कि उसने अपनी सांस पूरी तरह रोक ली। ये कोई गंभीर समस्या नहीं है, देवांश ने आखिरकार एक शांत मुस्कान के साथ आंखें खोलते हुए कहा। मैं आज अपनी चांदी की सुइयां नहीं लाया और चूंकि तुमने शराब पी ली है इसलिए अभी एक्यूपंक्चर करना उचित नहीं है। चलो कल तक इंतजार करते हैं। मैं तुम्हारे घर आ सकता हूं या हम यहाँ मालगुडी ग्रैंड होटल में मिल सकते हैं। मैं अपनी सुइयां लाऊंगा और इलाज शुरू करूंगा। कुछ सत्रों और हर्बल दवा के एक कोर्स के बाद तुम ठीक हो जाओगी। लोकेश की गुर्दे की नाड़ी में रुकावट उस दोहरी नाड़ी रुकावट से कहीं कम गंभीर थी जिसका इलाज उन्होंने एक अन्य मामले में किया था। इसलिए इसका असर सिर्फ शुक्राणुओं की जीवन शक्ति पर पड़ा। अगर इसका इलाज न किया जाता तो ये गुर्दे की कमजोरी या यहां तक कि नपुंसकता जैसी गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता था। जब तक देवांश रुकावट को दूर करके प्राण और रक्त का सुचारू प्रवाह बहाल कर पाता, गुर्दे पोषित होते रहेंगे और जीवन शक्ति की समस्या स्वाभाविक रूप से हल हो जाएगी। सचमुच अस्पताल की जांचों में शुक्राणुओं की जीवन शक्ति कम बताई गई थी। हमने सब कुछ आजमाया, आयुर्वेदिक, एलोपैथी, होम्योपैथी, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। अरे मेरी बकवास सुनो देवांश, अगर तुम कहते हो कि सब ठीक हो जाएगा तो मुझे तुम पर यकीन है, ज्योति ने खुशी से कांपती आवाज में कहा। हाँ, उसे इतना अभिभूत देखकर युवराज और बाकी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। देवांश भी हंस पड़ा। कोई इसे किसी भी नजर से देखे, वो सचमुच एक चमत्कारी डॉक्टर था। उसका आत्मविश्वास पूरी तरह से अर्जित था। कमरे का माहौल और भी खुशनुमा हो गया। एक समय लिन जिन्नुओ झुके और देवांश से फुसफुसाए, देवांश, मैं हाल ही में थोड़ा उदास महसूस कर रहा हूं। क्या तुम्हारे पास कोई सुझाव है? देवांश से इतना निजी सवाल पूछना दर्शाता है कि वो उसका कितना सम्मान करता है। उसकी उम्र का भी लिहाज नहीं करता। देवांश हंसे बिना नहीं रह सका। अंकल लिन, आपके शरीर को देखते हुए ऊर्जा की कमी तो मैं बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करता। बस ज्यादा व्यायाम करो। मेरे पास कोई चमत्कारी इलाज नहीं है और उन तथाकथित टॉनिक के चक्कर में मत पड़ना। तुम्हारे शरीर को देखते हुए उत्तेजक दवाएं तुम्हारे भविष्य के स्वास्थ्य से उधार ले रही है, देवांश ने कहा। पास बैठे युवराज जवाब सुनकर जोर से हंस पड़े। बाकी लोगों ने पूछा कि इसमें क्या मजाक है, जबकि लिन जिनुओं का चेहरा लाल हो गया। फिर भी उन्होंने देवांश की सलाह को गंभीरता से लिया। आखिरकार देवांश की बातों में दम तो था। उस दिन से
लिन जिनुओ ने सचमुच रोजाना व्यायाम करना शुरू कर दिया, लेकिन वो कहानी फिर कभी। उसके बाद समूह ने खाना पीना और बातें करना जारी रखा। चूंकि देवांश अभी भी एक छात्र था, अपनी पढ़ाई और साधना को लेकर चिंतित था और पेइंग गेस्ट के तौर पर रह रहा था, इसलिए उसका देर तक बाहर रहना उचित नहीं था। इसलिए रात के लगभग 8 बजे उसके सुझाव पर उन्होंने रात का खाना खत्म किया। जाते समय लिन जिनुओ ने देवांश को एक कार दिया जो सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। यह मालगुडी ग्रैंड होटल का वीआईपी कार है, उन्होंने समझाया। अब से आप इसे मेरे किसी भी होटल, रेस्टोरेंट या मनोरंजन स्थल पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मालगुडी जिले के इकलौते 3 सितारा अंतर्राष्ट्रीय होटल के अलावा लिन के पास आसपास के शहरों में और भी होटल, लाउंज और जगहें थी, लेकिन उनका सबसे बड़ा रत्न मालगुडी ग्रैंड होटल था। देवांश को कार्ड का महत्व समझ नहीं आया। ये मानकर कि ये छूट देने वाला एक सामान्य सदस्यता कार्ड जैसा ही है, उसने बिना किसी झिझक के इसे स्वीकार कर लिया। उसे ये नहीं पता था कि ये होटल का सुपर वीआईपी सुप्रीम कार्ड था। इसका मतलब था कि उसके सारे खर्चे माफ हो जाएंगे और उसे सर्वोच्च स्तर की सेवा मिलेगी। पूरे दक्षिण प्रदेश में और खासकर उज्जैनी शहर में लिन ने अब तक केवल 3 ही ऐसे कार्ड जारी किए थे। देवांश का कार्ड तीसरा था। चूंकि लिन और बाकी लोग मालगुडी के जाने पहचाने लोगों से भरे थे, इसलिए वे देवांश को सार्वजनिक रूप से बाहर नहीं ले गए। इसके बजाय लिनक्स और आयुषी को उसे बाहर ले जाने का काम सौंपा गया, जबकि बाकी लोग निजी कमरे में लौट आए। देवांश उनके साथ बाहर निकला। वो ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसने चंदन जोशी और यशवी लेबल वर्क्स के एक अन्य शेयरधारक, उसके बहनोई विनोद कुरैशी को दालान में खड़े धूम्रपान करते और परेशान दिख रहे देखा। जीजा जी, अब हम क्या करें? विनोद ने भौहें सिकोड़ते हुए और निराशा से भरी आंखों से पूछा। अगर ये काम नहीं करता है तो हमें और पैसे देने होंगे, चंदन ने गंभीरता से कहा। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई मदद मिलेगी। लियाकत शाह तब तक नहीं हटेगा जब तक उसे खरगोश दिखाई न दे। इस बार वो साफ तौर पर हमारे शेयरों के पीछे पड़ा है, विनोद ने सिर हिलाते हुए कहा। धिक्कार है। 10% शेयर यानी 1.6 लाख रुपए, और उसे लगता है कि वो इसे सिर्फ 50,000 रुपए में हथिया सकता है। मौजूदा मुनाफे के हिसाब से 10% से कम 10,000 रुपए महीने की कमाई होती है। ये तो दिन दहाड़े लूट है, चंदन जोशी ने निराशा से चेहरा पीला करते हुए कहा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? उसने हमें घेर लिया है। हर दिन फैक्ट्री बंद होने से हमारा पैसा डूब रहा है। इससे भी बुरी बात यह है कि हमारे ग्राहक डिलीवरी का इंतजार कर रहे हैं। अगर हम देर करते हैं और उनका भरोसा खो देते हैं तो हमारी सारी तरक्की चौपट हो जाएगी, विनोद कुरैशी ने बेबसी से भरी आवाज में कहा। छोड़ो भी, आम लोग अफसरों से नहीं लड़ सकते। चलो उससे फिर बात करते हैं। अगर बात नहीं बनी तो शायद हमें मान जाना पड़ेगा। कम से कम अगर वो इसमें शामिल है तो सरकारी विभागों को तो संभाल लेगा। ये तो मुसीबत टालने के लिए पैसे देने जैसा है। इसे हमेशा के लिए सुलझा लो, चंदन ने खुद को दिलासा देते हुए कहा। उसका स्वर ढीला पड़ गया था। क्या हमें देवांश को नहीं बताना चाहिए? 10% कोई छोटी बात नहीं है, विनोद हिचकिचाया। वो अभी भी एक छात्र है। क्या उसे इस झंझट में घसीटना सही है? चंदन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ जवाब दिया। चंदन अंकल, मैं भले ही एक छात्र हूं, लेकिन मैं यशवी लेबल वर्क्स का शेयर धारक भी हूं। जब फैक्ट्री मुश्किल में है तो आप मुझे कैसे अंधेरे में रख सकते हैं? चंदन की बात पूरी होने से पहले ही उनके पीछे से एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। देवांश, तुम यहां क्या कर रहे हो? चंदन और विनोद मुड़े और देवांश कुलकर्णी को वहां खड़ा देखकर चौंक गए। एक दोस्त ने मुझे रात के खाने पर बुलाया है, देवांश ने शांति से जवाब दिया। चंदन और विनोद ने सहज ही अपने बगल में बैठे लिनाक्ष और आयुषी की तरफ देखा। हालांकि दोनों के पास कुछ दौलत थी, लेकिन वे मालगुडी के कुलीन वर्ग का हिस्सा नहीं थे। और चूंकि लिनाक्ष और आयुषी युवा थे
और ज्यादा जाने पहचाने नहीं थे, इसलिए वे उन्हें पहचान नहीं पाए। उन अनजान चेहरों को देखकर उन्होंने अनुमान लगाया कि देवांश उन्हें अपने डिनर साथी कह रहा है। मैं समझ गया। उन्होंने सिर हिलाया। उनका आश्चर्य थोड़ा कम हुआ। आखिरकार देवांश ने फैक्ट्री शुरू करने में 6 लाख रुपए का निवेश किया था और जमीन पर 1 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए थे। मालगुडी ग्रैंड होटल में खाना खाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर भी उनकी उम्र ने इसे उल्लेखनीय बना दिया। बेशक अगर उन्हें पता होता कि देवांश के डिनर साथी रेखाक्ष और आयुषी नहीं, बल्कि जिले की स्थायी समिति के सदस्य, पुलिस अधीक्षक, मालगुडी ग्रैंड होटल के मालिक और दयानंद समूह के सीईओ हैं, तो उनके मुंह खुले के खुले रह जाते। मैंने शेयरों और संदिग्ध लेन देन के बारे में कुछ सुना। क्या हो रहा है? देवांश अपने बारे में बात नहीं करना चाहता था और यह देखकर कि वे जांच पड़ताल नहीं कर रहे थे, उसने अपना ध्यान दूसरी ओर कर लिया। अपने अभ्यास के कारण देवांश की सुनने और देखने की क्षमता तेज थी। दूर से भी उसने उनके चेहरों पर गुस्सा और लाचारी साफ देखी थी। उसके सीधे सवाल का सामना करते हुए चंदन जानता था कि वो इसे छिपा नहीं सकता और एक कड़वी मुस्कान दी। तुमने खुद देखा, फैक्ट्री के गेट बंद है। मैंने देखा। मुझे लगा कि सप्ताहांत होगा। देवांश ने आश्चर्य से कहा। बिल्कुल नहीं। व्यापार फल फूल रहा है। काश हम 24 घंटे काम कर पाते। शनिवार को बंद करना तो आखिरी काम है। चंदन ने गंभीर मुस्कान के साथ जवाब दिया। तो ये जबरदस्ती बंद था। देवांश का चेहरा काला पड़ गया। उसे आखिरकार समझ आया कि चंदन इन दिनों उदास क्यों लग रहा था। उस सुबह उसने दावा किया था कि वो टीवी देखकर थक गया है, लेकिन साफ था कि फैक्ट्री मुश्किल में थी। सच कहूं तो देवांश, व्यापार अच्छा चल रहा है, इसलिए हमारे यहां निरीक्षणों की बाढ़ आ गई है। व्यापार, अग्निशमन, कर, आप नाम बताइए। हमने सब संभाल लिया, लेकिन सुरक्षा अनुपालन पर अटक गए। सोनापुर स्थित सुरक्षा पर्यवेक्षण कार्यालय के उप निदेशक लियाकत शाह बहुत लालची है। उन्हें पता है कि हमारे लेजर लेबल कितने मुनाफे वाले हैं और वे जाने नहीं देंगे। उन्होंने 50,000 रुपए लिए और अब फैक्ट्री में हिस्सेदारी चाहते हैं। विनोद ने कड़वाहट से समझाया। उन्हें शेयर चाहिए? कितने? देवांश ने पूछा। उनका स्वर और भी ठंडा होता जा रहा था। 10%। विनोद ने जवाब दिया। 10% के लिए 50,000 रुपए? वो हमें लूट क्यों नहीं लेता? देवांश झल्लाया। बिल्कुल, लेकिन उसके पास ताकत है। बिना झुके हम उत्पादन फिर से शुरू नहीं कर सकते। विनोद ने भारी आवाज में कहा। क्या कोई कानून नहीं बचा है? क्या हम उसकी शिकायत नहीं कर सकते? देवांश ने गुस्से से पूछा। अरे देवांश, तुम अभी जवान हो। ये इतना आसान नहीं है। वो एक उपनिदेशक है। अगर वो हमें सुरक्षा उल्लंघनों के लिए चिन्हित करता है तो हम क्या कर सकते हैं? और शेयरों के बारे में उसने सीधे तौर पर नहीं कहा। उसने अपनी पत्नी के चचेरे भाई को भेजा, ये दावा करते हुए कि वे लेबल व्यवसाय में निवेश करना चाहते हैं। आप इसकी रिपोर्ट कैसे करते हैं? अगर हम कोशिश करते हैं तो हम पूरी फैक्ट्री खो सकते हैं। इसे जाने दो। इसकी चिंता मत करो। ये मुझ पर और विनोद पर छोड़ दो, चंदन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। अविश्वसनीय। सोनापुर का एक डिप्टी डायरेक्टर सोचता है कि वो बड़े भाई कुलकर्णी को धमका सकता है। उसके पास तो शेर की हिम्मत और गीदड़ का दिल होगा। रेखाक्ष और आयुषी अब स्थिति समझ रहे थे और गालियां देने से खुद को रोक नहीं पाए। चुप रहो बच्चों, जो बातें तुम्हें समझ नहीं आती उनके बारे में मत बोलो। चंदन और विनोद ने उन्हें जल्दी से डांटा। आयुषी और रेखाक्ष बहस करने ही वाले थे कि देवांश ने बीच में ही टोक दिया। आयुषी, जाओ अपने चाचा को बुलाओ। मैं चंदन और विनोद चाचा के साथ इस लियाकत शाह से मिलूंगा। जैसे ही उसने कहा, देवांश ने हाथ बढ़ाकर निजी कमरे का दरवाजा खोल दिया। देवांश, जल्दबाजी मत करो। उसकी अचानक हरकत से घबराए चंदन और विनोद ने उसे रोकने की कोशिश की,
लेकिन देवांश तेज था। दरवाजा पहले से ही खुला था। ये एक छोटा सा निजी कमरा था जिसमें 3 आदमी बैठे थे। दरवाजे की तरफ मुंह करके बैठा एक थोड़ा मोटा आदमी था जो ठुड्डी ऊपर की ओर करके गोल्ड लीफ सिगरेट के कश लगा रहा था। एक तुच्छ स्थानीय अधिकारी का बेजोड़ चित्रण जो सिर्फ इसलिए खुद को महत्वपूर्ण समझता था क्योंकि वो एक मामूली पद पर था। उसका अहंकार असहनीय था, ऐसा अहंकार कि उसे गिराने का मन करे। एक सच्चा वरिष्ठ अधिकारी कभी ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता। तीनों बातें कर रहे थे कि अचानक दरवाजा खुल गया। वे चुप हो गए और उलझन और झुंझलाहट से देवांश कुलकर्णी की ओर मुड़े। तुम कौन हो? अंदर घुसकर क्या कर रहे हो? उनमें से एक चिल्लाया, तुम जरूर ऑफिसर शाह होगे, है ना? देवांश अंदर आया, एक कुर्सी खींची और सिगरेट वाले आदमी को खुलेआम तिरस्कार से देखते हुए बैठ गया। अरे बदमाश, तुम कौन हो? निकल जाओ। बाकी 2 आदमी खड़े हो गए, देवांश की ओर इशारा करते हुए चिल्लाए, मुझे माफ करना ऑफिसर शाह। ये यशवी लेबल वर्क्स का एक और शेयरधारक देवांश कुलकर्णी है। वो जवान है और उसे काम करने का तरीका समझ नहीं आ रहा है। चंदन जोशी और विनोद कुरैशी बीच बचाव करने की कोशिश करते हुए दौड़े। देवांश, हमने तुमसे कहा था कि इस तरह के कामों में मत पड़ो। तुम सुनते क्यों नहीं? विनोद ने कहा। उसका चेहरा काला पड़ गया। यहां कौन नहीं जानता कि कैसे काम होता है? तुम सोचते हो कि एक बच्चा जिसकी दाढ़ी भी पूरी नहीं निकली वो इसमें शामिल हो सकता है? उसे बाहर निकालो। ये सुनकर लियाकत शाह एक पल के लिए हैरान हुए, फिर मुंह बिचकाकर सिगरेट वाले हाथ से देवांश की ओर इशारा किया। धमाका। शाह की बात पूरी होने से पहले ही रेखाक्ष आगे बढ़ा, मेज पर अपनी हथेली पटकी और शाह की ओर इशारा किया। तुम खुद को क्या समझते हो? भैया देवांश को दफा हो जाने को कह रहे हो? रेखाक्ष को देवांश से भी ज्यादा आक्रामकता से कूदते देखकर चंदन और विनोद लगभग रो पड़े। माहौल पहले से ही तनावपूर्ण था और अब ये गुस्सैल युवक मेजे पटक कर चिल्ला रहा था। क्या वे आग में ही नहीं डाल रहे थे? देवांश, तुम और तुम्हारा दोस्त बाहर निकलो। चंदन, जो देवांश की इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा था, आखिरकार टूट गया। वो फैक्ट्री को आग में जलने नहीं दे सकता था। शुरू में शाह को लिनाक्ष के साहस पर थोड़ी बेचैनी हुई। उसे लगा कि क्या उसके पास कोई मजबूत समर्थन है, लेकिन चंदन और विनोद को टकराव से बचते देख उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। धमाका। शाह ने मेज पर थपकी दी और देवांश और लिनाक्ष दोनों की तरफ इशारा किया। तुम खुद को क्या समझते हो? अगर मैं कहूं कि बाहर निकलो तो तुम बाहर निकल जाओ। मुझे और धक्का दो तो तुम्हारी फैक्ट्री खत्म। तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हारे कहने से तुम भैया देवांश की फैक्ट्री बंद कर सकते हो? तुम खुद को क्या समझते हो? लिनाक्ष ने फिर मेज पर जोर से नहीं मारा, लेकिन उसकी आंखें ठंडी थी, मानो वो किसी मरे हुए आदमी को घूर रहा हो सकता है दूसरे लोग देवांश की पृष्ठभूमि न जानते हों, लेकिन लिनाक्ष जानता था। यही वो आदमी था जिसने जिला स्थायी समिति के सदस्य पुलिस अधीक्षक की जान बचाई थी। उस अधिकारी के भविष्य में बच्चे होंगे या नहीं, ये अब भी देवांश पर निर्भर था। और यहां सोनापुर का एक डिप्टी अधिकारी, जो पूर्ण श्रेणी का अधिकारी भी नहीं था, जिले के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी के रक्षक को धमकी देने की हिम्मत कर रहा था। वो तो मानो मुसीबत मोल ले रहा था। अरे, मैं कौन हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना जान लो कि अगर मैं तुम्हारी फैक्ट्री बंद करवाना चाहूंगा तो बंद हो जाएगी। शाह ने व्यंग्य किया, फिर चंदन और विनोद की ओर मुड़े। सज्जनों, क्या तुम अब भी अपनी फैक्ट्री चलाना चाहते हो या नहीं? अगर चलाना चाहते हो तो इन दोनों को यहां से निकाल दो। धिक्कार है इन बच्चों पर, अभी स्कूल से निकले ही हैं। मेजे पटक कर चिल्ला रहे हैं। रेखाक्ष फिर से भड़कने ही वाला था, लेकिन देवांश ने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और वो तुरंत शांत हो गया। देवांश, प्लीज। चंदन और विनोद ने परेशान भाव से उसकी ओर देखा।
चंदन अंकल, विनोद अंकल, तुम जानते हो कि मैं बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करता। चिंता मत करो, मेरे पास एक योजना है, देवांश ने शांति से कहा। फिर वो शाह की ओर मुड़ा। तुम शेयरों के बारे में बात करना चाहते हो, है ना? मैं तो बड़े शेयर धारकों में से एक हूं। अगर मैं सहमत नहीं हूं तो तुम शेयर कैसे ले पाओगे? तुम्हारा क्या मतलब है? शाह के चेहरे पर एक अजीब सा भाव उभर आया। ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि तुम हमारे कारोबार में किसी भी हिस्से के मालिक हो, देवांश ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। धमाका। शाह ने फिर से मेज पटक दी और उठ खड़ा हुआ। उसकी नजर चंदन और विनोद पर पड़ी। सज्जनों, लगता है अब बात करने के लिए कुछ नहीं बचा है। यशवी लेबल वर्क्स को बंद करने की तैयारी करो। चंदन और विनोद पीले पड़ गए। उनके पैर कमजोर पड़ गए। यही उनकी रोजी रोटी थी, उनकी मेहनत की कमाई। कितना अहंकार, इतना अधिकार। बताओ, तुम्हें लोगों के कारोबार यूं ही बंद करने का हक किसने दिया? जैसे ही निराशा घर करने लगी और देवांश के प्रति नाराजगी भी उभरने लगी, निजी कमरे का दरवाजा फिर से धक्का देकर खोला गया। एक आवाज गूंजी, दृढ़, आदेशात्मक और उग्र। मेहरा, अधीक्षक मेहरा। शाह, जो एक और तीखा हमला करने ही वाले थे, ऊपर देखा और ठिठक गए। शब्द उनके गले में अटक गए। अधीक्षक मेहरा। चंदन और विनोद लोकेश मेहरा को नहीं पहचान पाए, लेकिन उन्होंने मालगुडी ग्रैंड होटल के मालिक लिन जिन्नुओं को पहचान लिया, जो उनके बगल में चल रहे थे। उनका हृष्ट-पुष्ट शरीर अविस्मरणीय था। उन्हें देखकर वे सिहर उठे। लिन जिन्नुओं की तुलना में वे व्हेल के सामने छोटी मछली थे। बड़े मेहरा, आप यहां हैं, मैं आपका परिचय कराता हूं। ये मेरे पार्टनर यशवी लेबल वर्क्स के शेयर धारक है, चंदन जोशी और विनोद कुरैशी। देवांश खड़ा हुआ और उनकी ओर इशारा किया। बड़े मेहरा। देवांश को लोकेश मेहरा को इस तरह संबोधित करते हुए सुनकर शाह और उनके दो साथी लगभग बेहोश हो गए। उन्होंने उस आदमी से जबरन वसूली करने की कोशिश की थी, जिसने जिले के शीर्ष पुलिस अधिकारी की जान बचाई थी। वे खत्म हो गए थे। चंदन अंकल, विनोद अंकल, मैं मालगुडी जिला पुलिस अधीक्षक लोकेश मेहरा बोल रहा हूं। आप उनसे पूरी बात कर सकते हैं। मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा। हमारी फैक्ट्री निष्पक्ष और कानूनी तरीके से चलती है, और कोई सोचता है कि वो हमें यूं ही बंद कर देगा। बोलते हुए देवांश कुलकर्णी चंदन जोशी और विनोद कुरैशी की ओर मुड़े। मालगुडी जिले के अधीक्षक। देवांश का परिचय सुनकर चंदन और विनोद के दिमाग में हलचल मच गई। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस आदमी को देवांश ने आयुषी से अपने चाचा कहने को कहा था, वो असल में पुलिस अधीक्षक थे। कोई हैरानी नहीं कि देवांश के साथ वाला युवक इतना दुस्साहसी था। उसका किसी रसूखदार व्यक्ति से संबंध था। जरा रुकिए, देवांश ने अधीक्षक को बड़े मेहरा क्यों कहा, और आयुषी ने पहले देवांश को इतने सम्मान भरे लहजे में भाई देवांश क्यों कहा था? देवांश साफ तौर पर उनसे छोटा था। उनके विचार घूम रहे थे। तभी लोकेश मेहरा आगे बढ़े और अपना हाथ बढ़ाया। तभी वे अचानक शांत हुए और जल्दी से उससे हाथ मिलाया। इस बीच लियाकत शाह पसीने से तरबतर हो चुके थे और हकलाते हुए बोले, सुपरिंटेंडेंट मेहरा, ये सब गलतफहमी है। मेरा ऐसा मतलब नहीं था। ओ, तो फिर आपका क्या मतलब था? लोकेश की आवाज तीखी थी। क्या आपको लगता है कि मैं बहरा हूं? ठीक है, मान लेते हैं कि मैं बहरा हूं। मालगुडी ग्रैंड होटल के मालिक मिस्टर लिन का क्या? या दयानंद ग्रुप के सीईओ मिस्टर युवराज मेहता का? क्या वे भी बहरे हैं? आप अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप खुलेआम वसूली कर रहे हैं। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वही है, ये सुनील जैन है। उन्होंने लेजर लेबल के कारोबार में संभावनाएं देखी और यशवी लेबल वर्क्स में निवेश करना चाहते थे। मैं तो बस उन्हें जोड़ने में मदद कर रहा था, लियाकत ने कहा। उनका माथा चमक रहा था। वे दोष टालने की कोशिश कर रहे थे। अरे सच में?
10% शेयरों के लिए 50,000 रुपए? क्या तुम हमें मूर्ख समझते हो या तुम मूर्ख हो? देवांश ने व्यंग्य किया। ये सुनील की गलती थी, उसने ठीक से रिसर्च नहीं की। लियाकत ने जल्दी से सुनील जैन को आंख मारते हुए कहा, हाँ, ये मेरी गलती है, मैंने ठीक से जांच पड़ताल नहीं की। सुनील ने कहा, ये समझते हुए कि अगर लियाकत डूब गया तो उसे भी घसीटा जाएगा। दोष को एक व्यावसायिक भूल के रूप में लेना सबसे सुरक्षित रास्ता था। अधीक्षक मेहरा, मैं पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं। मैं यशवी लेबल वर्क्स के शेयर धारकों से तहे दिल से माफी मांगता हूं। सुनील ने गहरा झुकते हुए कहा। लियाकत स्थिति की गंभीरता को समझते हुए लोकेश, देवांश, चंदन और विनोद को बार बार प्रणाम करता रहा। उसकी आवाज पश्चाताप से भरी थी। लियाकत को प्रणाम करते देख चंदन और विनोद को अजीब लगा। उन्होंने सोचा कि शायद अब बस यही बात खत्म हो जाएगी। आखिरकार लियाकत सीधे लोकेश के अधीन तो नहीं था, और अगर उसने हर बात से इनकार कर दिया तो मामला बिगड़ सकता था। लेकिन उन्हें हैरानी हुई जब लोकेश ने बस उपहास किया। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, इसे अभियोजन पक्ष के लिए छोड़ दो। तुम्हारे पास उन्हें सब कुछ समझाने के लिए बहुत समय होगा। जब सरकारी अधिकारियों पर भ्रष्टाचार या सत्ता के दुरुपयोग का संदेह होता है तो अभियोजन पक्ष ही जांच करता है। लोकेश के शब्दों से यह स्पष्ट हो गया। वो इस मामले को पूरी तरह से आगे बढ़ाने का इरादा रखता था। अधीक्षक मेहरा, रुको, आप क्या कह रहे हैं? लियाकत घबरा गया। श्री जोशी, श्री कुरैशी, कृपया अभियोजन पक्ष की टीम के आने पर उनके साथ सहयोग करें। लोकेश ने लियाकत की बात अनसुनी करते हुए कहा। फिर उन्होंने अपना फोन निकाला और सीधे मुख्य अभियोजक को फोन किया। जिला स्थायी समिति के सदस्य और मालगुडी जिला पुलिस प्रमुख होने के नाते उन्होंने औपचारिक रूप से लियाकत शाह के दुर्व्यवहार की सूचना दी और तत्काल जांच का अनुरोध किया। भारत में न्याय के 3 स्तंभों पुलिस, अभियोजन और न्यायपालिका में से पुलिस अक्सर नेतृत्व करती है। कई जिलों में पुलिस अधीक्षक स्थायी समिति के सदस्य भी होते हैं और कुछ मामलों में विधि मामलों के सचिव की भी जिम्मेदारी निभाते हैं। हालांकि लोकेश विधि मामलों के सचिव नहीं थे, लेकिन वे प्रथम उप सचिव थे, जिससे उन्हें अभियोजन पक्ष पर अधिकार प्राप्त था। उनके फोन ने त्वरित कार्रवाई को प्रेरित किया। मुख्य अभियोजक ने वारंट पर हस्ताक्षर करना शुरू कर दिया और संदिग्धों को गिरफ्तार करने के लिए अधिकारियों को मालगुडी ग्रैंड होटल भेज दिया। जरूर, हम पूरा सहयोग करेंगे, चंदन और विनोद ने राहत और चिंता दोनों महसूस करते हुए कहा। उन्होंने देवांश को नए सिरे से सम्मान से देखा। वे जानते थे कि लोकेश की निर्णायक कार्रवाई काफी हद तक देवांश की वजह से थी। इससे पता चलता है कि देवांश अधीक्षक के लिए कितना महत्वपूर्ण था। और होता भी क्यों ना, लोकेश के दोबारा पिता बनने की उम्मीद देवांश के चमत्कारिक उपचार पर टिकी थी। यशवी लेबल वर्क से जबरन वसूली करने की लियाकत की बेशर्म कोशिश को देखते हुए यह स्पष्ट था कि उसका अहंकार और भ्रष्टाचार का इतिहास रहा है। पूरी जांच का सामना करना उसके लिए संभव नहीं था। लोकेश को बिना किसी हिचकिचाहट के अभियोजक को फोन करते देख लियाकत जमीन पर गिर पड़ा। उसका सारा अहंकार खत्म हो गया। वो जानता था कि उसका करियर और शायद उसकी आजादी खत्म हो चुकी है, और ये सब एक किशोर की वजह से हुआ। लियाकत को टूटते देख सुनील जैन घबरा गया। अधीक्षक मेहरा, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ये सब मेरे साले का आइडिया था। मेरे पास तो वे शेयर भी नहीं है। साहब, मैं भी निर्दोष हूं। डायरेक्टर शाह ने ही मुझे ऐसा करने को कहा था। हमने यशवी लेबल वर्क्स को सिर्फ उनके आदेश की वजह से ही रोका था। लियाकत के एक और सहयोगी ने खुद को अलग करने की कोशिश करते हुए कहा, इसे अभियोजन पक्ष के लिए छोड़ दो। लोकेश ने ठंडे स्वर में कहा। सोनापुर, जहां मालगुडी जिला प्रशासन स्थित है, अभियोजकों की टीम जल्दी पहुंच गई। उन्होंने लियाकत शाह और 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया। चंदन,
विनोद, लोकेश, युवराज मेहता और लिन जिन्नुओ गवाह के तौर पर उनके पीछे आ गए। अभियोजन पक्ष के कर्मचारी दंग रह गए। एक छोटी सी फैक्ट्री ने जिला अधीक्षक, दयानंद समूह के सीईओ और मालगुडी ग्रैंड होटल के मालिक को लेकर तूफान खड़ा कर दिया था। उन्हें एहसास हुआ कि लियाकत ने सबसे बुरा निशाना चुना था। क्या किया जा सकता था? जब ताकतवर लोग कार्रवाई करने का फैसला करते हैं तो निर्दोष भी गोलीबारी में फंस सकते हैं, लेकिन लियाकत ने खुद ही ये सब किया था। उसने जिले के सबसे प्रभावशाली लोगों के हितैषी को धमकाने की कोशिश की थी। कोई रास्ता नहीं था कि वो बिना किसी नुकसान के बच निकलता। मालगुडी ग्रैंड होटल में अधीक्षक लोकेश मेहरा और लिन जिन्नुओं के आगमन से चंदन जोशी और विनोद कुरैशी इतने अभिभूत हो गए थे कि उन्होंने युवराज मेहता को देखा ही नहीं। अभियोजक के कार्यालय पहुंचने तक उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि तीसरा आदमी कोई और नहीं बल्कि जिले का सबसे बड़ा उद्योगपति था, ज्यादातर कारखानों के पीछे का आदमी। ये सोचकर कि कैसे देवांश कुलकर्णी की वजह से उन्होंने अप्रत्याशित रूप से जिला पुलिस अधीक्षक, मालगुडी ग्रैंड होटल के मालिक और दयानंद समूह के सीईओ का ध्यान आकर्षित किया था, चंदन और विनोद के दिल जोरों से धड़क रहे थे। उन्हें लगा जैसे वे सपना देख रहे हों। उन्होंने चुपके से अपनी जांघों पर चुटकी भी ली और फिर सिहर कर ये पुष्टि की कि ये सब सच था। होटल में लियाकत शाह पहले ही टूट चुका था और उसके दो साथी भी पीछे नहीं थे। इसलिए जब तक वे अभियोजक के कार्यालय पहुंचे, देवांश और बाकियों के लिए करने को ज्यादा कुछ नहीं बचा था। एक संक्षिप्त बयान के बाद वे जाने के लिए स्वतंत्र थे। बाकी सब कानूनी टीम के हाथों में छोड़ दिया। लियाकत के कबूलनामे के आधार पर जेल जाना तय था। उसकी सजा की अवधि इस बात पर निर्भर करती कि उसने पिछले कुछ वर्षों में कितना भ्रष्टाचार किया है। जाहिर है अब देवांश और बाकियों को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। चंदन और विनोद के लिए अब सबसे ज्यादा मायने रखता था देवांश का लोकेश मेहरा के साथ रिश्ता। इस रिश्ते की वजह से उन्हें अब अपनी फैक्ट्री में अचानक होने वाली जांचों या उत्पीड़न की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। और लिन जिन्नुओं के साथ देवांश के संबंधों की बदौलत जब वे अभियोजक के कार्यालय से बाहर निकले तो लिन ने खुद उन दोनों को एक एक सिल्वर वीआईपी कार्ड दिया। उस कार्ड से उन्हें मालगुडी ग्रैंड होटल में खाने पीने, ठहरने और मनोरंजन पर 50% की छूट मिलेगी। चंदन और विनोद इतने खुश थे कि घर जाते हुए वे बार बार कार्ड पलटते रहे, स्कूली बच्चों की तरह मुस्कुराते रहे। देवांश उनके उत्साह पर बस अपना सिर हिलाकर हंस रहा था। वो विशेष रूप से उस सुनहरे कार्ड के बारे में उत्सुक था जिसे लिन ने पहले चुपचाप उसकी जेब में डाल दिया था। लेकिन देवांश जमीन से जुड़ा हुआ इंसान था। उसने कोई हंगामा नहीं किया और तय किया कि वह रेखाक्ष से किसी और दिन इस बारे में पूछेगा। देवांश, तुम सुपरिंटेंडेंट मेहरा और बाकियों से इतने अच्छे से जुड़े हो, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मैं पिछले कुछ दिनों से फैक्ट्री को लेकर बहुत परेशान हूं। मुश्किल से सो पा रहा हूं, न खा पा रहा हूं। चंदन ने आधे मजाकिया और आधे गंभीर स्वर में कहा, मुझे क्या पता था कि फैक्ट्री चलाने से इतनी मुसीबतें आएंगी। आज यूं ही हमारी मुलाकात हो गई। देवांश ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ जवाब दिया। वो अभी भी एक छात्र था, ज्यादातर किताबों में डूबा रहता था। उसका जीवन का अनुभव स्कूल तक ही सीमित था। उसे समाज के अंधकारमय पहलुओं के बारे में कैसे पता चल सकता था? लेकिन इस घटना के बाद देवांश का मन थोड़ा और परिपक्व हो गया था, भले ही उसे इसका एहसास न हुआ हो। खेती में प्रकाश और छाया के संतुलन की तरह समाज के भी उजले और अंधकारमय पहलू होते हैं, और कभी कभी सिर्फ उजले पहलू को जानना ही काफी नहीं होता। केवल छाया को देखकर ही कोई व्यक्ति प्रकाश की सच्ची सराहना कर सकता है। उस पल देवांश ने मन ही मन खुद से एक वादा किया, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों न हो जाए, वो कभी लियाकत शाह जैसा नहीं बनेगा। वो अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करेगा। इस अंतर्दृष्टि को कम मत आंको।
यही पल इंसान की राह तय करते हैं। खासकर देवांश जैसे अलौकिक शक्तियों वाले व्यक्ति के लिए ऐसे एहसास अनमोल होते हैं। ये सच है। लेकिन देवांश, मुझे पहले के लिए बहुत अफसोस है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे इतने संबंध हैं। सुपरिंटेंडेंट मेहरा, मिस्टर लिन, मिस्टर युवराज। इसलिए जब मैंने बारी से बाहर बात की, विनोद ने शर्मिंदा होते हुए कहा, हाँ विनोद अंकल, इतने औपचारिक मत बनो, ये तुम्हारी आदत नहीं है। देवांश हंसा और बात टाल दी। नहीं नहीं, मुझे बस पुराना विनोद कहो। पता नहीं क्यों, लेकिन जब तुम अब विनोद अंकल कहते हो तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। विनोद ने जल्दी से कहा, इसमें कोई मदद नहीं थी। लोकेश मेहरा, लिन जिन्नुओं और युवराज मेहता जैसे दिग्गजों को भी देवांश बस बड़े मेहरा और बूढ़े लिन कहकर बुलाते थे। विनोद को अंकल कहलाने की हिम्मत कैसे हुई? है, आप और चंदन अंकल अलग हैं। मैं चिराग का सहपाठी हूं, इसलिए मैं भी उसे इसी तरह बुलाता हूं और हम हमेशा एक दूसरे को इसी तरह बुलाते आए हैं। अब इसे बदलना अजीब होगा। शायद मैं अवसरवादी भी लगूं। देवांश हंसा। आप अवसरवादी कैसे हो सकते हैं? अगर होते तो आप मेरे और मेरे जीजा जैसे छोटे मोटे लोगों के साथ साझेदारी नहीं करते। विनोद ने जल्दी से कहा। विनोद अंकल पहले इतने विनम्र नहीं थे। छोटे मोटे से आपका क्या मतलब है? मैं तो अभी भी अनुभवहीन हूं। देवांश ने चिढ़ाते हुए कहा। यह देखकर कि अपने मजबूत संबंधों के बावजूद देवांश ने अपना रवैया नहीं बदला, चंदन और विनोद आखिरकार शांत हो गए। उन्होंने उसकी ओर इशारा किया और हंसते हुए कहा, अगर तुम छोटे हो तो मालगुडी में कोई बड़ा आदमी नहीं है। हंसी थमने के बाद देवांश के विचार लियाकत शाह के मामले पर लौट आए। इस चिंता में कि चंदन और विनोद लोकेश मेहरा के साथ अपने नए संबंध का दुरुपयोग कर सकते हैं, वो गंभीर हो गया। चंदन अंकल, विनोद अंकल, मुझे एक बात स्पष्ट करनी है। सुपरिंटेंडेंट मेहरा है और मैं हूं। सिर्फ उनकी वजह से आपको नियमों में कभी ढील नहीं देनी चाहिए। बेशक अगर कोई लियाकत की तरह हमें धमकाने की कोशिश करे तो पीछे मत हटना। देवांश, चिंता मत करो, हम नियमों को समझते हैं और हमेशा उनका पालन करेंगे। चंदन और विनोद ने गंभीरता से कहा, यह अच्छी बात है, और अगर आप कर्मचारियों से सप्ताहांत में ओवरटाइम करने के लिए कहते हैं तो सुनिश्चित करें कि उन्हें उचित भुगतान मिले। अब जब हम पैसा कमा रहे हैं तो हम उन्हें कम नहीं कर सकते। देवांश ने आगे कहा, हे, इसकी चिंता मत करो। क्या तुम्हें लगता है कि बूढ़ा चंदन और विनोद कंजूस है? चंदन हंसा। देवांश थोड़ा शर्मिंदा होकर हंसा। लोकेश मेहरा के ध्यान की बदौलत अगली ही सुबह सोनापुर सुरक्षा कार्यालय के अधिकारी यशवी लेबल वर्क्स में नए सिरे से निरीक्षण के लिए पहुंचे। उन्होंने उसी दिन एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी कर दिया, जिससे फैक्ट्री में काम फिर से शुरू हो गया। उसी दोपहर देवांश लोकेश के घर गए, एक्यूपंक्चर किया और दवाइयां दी। चूंकि लोकेश की हालत हल्की थी और देवांश की साधना में सुधार हुआ था, इसलिए उसे उतना पसीना नहीं आया जितना जियाओं के घर पर इलाज के दौरान आया था। फिर भी ट्रू प्राण के इस्तेमाल से वो थका हुआ महसूस कर रहा था। सत्र के बाद देवांश को थका हुआ देखकर लोकेश और ज्योति दोनों बहुत भावुक हो गए। उन्हें आखिरकार समझ आ गया कि देवांश क्यों कम चर्चा में रहता था और अपनी उपचार क्षमताओं को व्यापक रूप से क्यों नहीं बताना चाहता था। ऐसे उपचारों के लिए अत्यधिक शारीरिक और मानसिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर लोग लगातार आते रहे तो देवांश कब तक टिक पाएगा? समय तेजी से उड़ गया और पलक झपकते ही दक्षिण प्रदेश के मैदानों में अबाबिलों के उड़ने और घास के उगने का खूबसूरत धूप भरा मौसम आ गया। जबकि प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों के पास अभी भी बसंत ऋतु की सैर का आनंद लेने का मौका था। सीनियर छात्र बोर्ड परीक्षाओं के पेपरों के सागर में डूबे हुए थे और उनके पास फुर्सत का कोई समय नहीं बचा था। शायद इसी वजह से, या शायद इसलिए कि वो स्थानांतरित हो गई थी, अपने प्रथम वर्ष के दूसरे सेमेस्टर तक
देवांश कुलकर्णी को युक्सिता डोंगरे से मिलने का शायद ही कभी मौका मिला हो। यहां तक कि जब कभी कैंपस में उनकी राहें मिलती तो युक्सिता हमेशा जल्दी में दिखती, मानो वो अपनी उस शांत दोस्ती को भूल गई हो जो कभी उनके बीच थी। इससे कभी कभी देवांश को नुकसान का एहसास होता था। हालांकि वो समझता था कि ये एक तनावपूर्ण समय था और चूंकि उनके बीच कोई खास रिश्ता नहीं था, इसलिए स्वाभाविक था कि युक्सिता लगातार उसके जैसे जूनियर के बारे में नहीं सोचती, खासकर उसके स्थानांतरित होने के बाद। यशवी लेबल वर्क्स का कारोबार अभी भी फल फूल रहा था, लेकिन मुनाफे में गिरावट के संकेत दिखने लगे थे। सौभाग्य से ऑर्डर की संख्या बढ़ गई थी, इसलिए हर महीने एक शेयर धारक के रूप में देवांश अब भी 50,000 रुपए से 60,000 रुपए कमा लेता था। उस समय के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा धंधा था। चंदन जोशी की मदद से नए विला बनाने के लिए 4 जर्जर मकानों को तोड़ा जा रहा था। देवांश के ऊंचे मानकों के कारण बजट चंदन के मूल अनुमान से बढ़कर 2.3 लाख रुपए तक पहुंच गया। सौभाग्य से अपनी मासिक आय से देवांश इसे संभाल सका, वरना उसकी मूल बचत भी कम पड़ जाती। नतीजतन कागजों पर करोड़पति होने के बावजूद देवांश की आर्थिक स्थिति फिर से तंग हो गई। उसे और जेड टोकन खरीदने के लिए अप्रैल या मई तक इंतजार करना पड़ा, जब कमाई शुरू हुई और नए तराशे गए ताबीज पत्थर मई तक ही टिकने वाले थे। ये एहसास करते हुए कि अगले कुछ महीनों का मुनाफा निर्माण और खेती की लागत में खत्म हो जाएगा, देवांश को अपनी कमाई की धीमी गति पर अफसोस हुआ। उसे पैसे कमाने के और तरीके ढूंढने की जरूरत महसूस होने लगी। उसका मानना था कि यही एक सही रास्ता है। हालांकि पैसा कमाना आसान नहीं था, खासकर एक ऐसे युवक के लिए जिसे बिजनेस का कोई अनुभव नहीं था। हालांकि देवांश अक्सर इसके बारे में सोचता था, लेकिन उस समय उसके पास कोई अच्छा विचार नहीं था। लेकिन चूंकि वो धन को अपनी भविष्य की खेती के तरीकों से जोड़ता था, इसलिए उसने हाल ही में अपने स्कूल के काम के साथ साथ बिजनेस निवेश पर किताबें पढ़ना शुरू कर दिया था, ताकि वित्तीय विकास के रहस्यों को जान सके। शुक्र है कि देवांश ने ये किताबें अपने कमरे में पढ़ी। अगर शिक्षकों को पता होता कि वो हाई स्कूल के दौरान निवेश गाइड पढ़ रहा है, तो वे जरूर उसे गंभीरता से डांटते। जिंदगी अक्सर इस सिद्धांत पर चलती है, फूल तब नहीं खिलते जब आप चाहते हैं, लेकिन विलो के पेड़ तब छाया में उग आते हैं जब आप कम से कम उम्मीद करते हैं। हाई स्कूल के बाद से ही देवांश पैसे कमाने के तरीकों पर विचार कर रहा था। यहां तक कि अपने पहले साल के दूसरे सेमेस्टर में उसने निवेश की मोटी मोटी किताबों में भी गोता लगाया था। लेकिन इससे पहले कि वो उन किताबों से पैसे कमाना सीख पाता, उस जमीन की कीमत अचानक बढ़ गई जहां उसने अनजाने में एक फैक्ट्री खरीद ली थी। कीमत इसलिए बढ़ गई क्योंकि जिला प्रशासन की ओर से ये अफवाह फैली कि वे पुराने जिला मुख्यालय की जर्जर हालत को देखते हुए उसके पुनर्निर्माण पर विचार कर रहे हैं। पुनर्निर्माण को लेकर कई अफवाहें थी। कुछ ने इसे निराधार बताया, कुछ ने एलसी सेक्टर में स्थानांतरित करने की बात कही और एक अन्य ने सुझाव दिया कि जिला प्रशासन मालगुडी के तेजी से हो रहे आर्थिक विकास को देखते हुए मुख्यालय के पुनर्निर्माण के लिए उपनगरों में एक उपयुक्त स्थान तलाश रहा है। वहां से एक नया एक्सी सेक्टर विकसित किया जा सकता है। चूंकि दक्षिण में एलसी सेक्टर शिवगिरी पहाड़ियों के पास था और पहाड़ी था, इसलिए ये अनुपयुक्त था। पश्चिम में भी पहाड़ी इलाका था, इससे पूर्वी और उत्तरी हिस्से बच गए। जोशी नगर थोड़ा उत्तर पूर्व में स्थित था। न केवल जमीन समतल थी, बल्कि ये मालगुडी को आर्थिक रूप से मजबूत लक्ष्मीपुर शहर से भी जोड़ता था। इसलिए अब ऐसी अफवाहें थी कि अगर जिला प्रशासन एलसी सेक्टर के बजाय नया मुख्यालय बनाने का फैसला करता है, तो जोशी नगर को चुनने की बहुत संभावना है। बेशक प्रशासन वर्षों से पुनर्निर्माण की बात कर रहा था, लेकिन हर बार इसका कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन इस बार अफवाहें जोरों पर थी और कुछ सट्टेबाज लोग इस प्रलोभन का विरोध नहीं कर सके और जोशी नगर पर नजरें गड़ाकर पहले से ही जमीन खरीदने की कोशिश करने लगे।
यशवी लेबल वर्क्स जिस जमीन पर स्थित था उसका इस्तेमाल फैक्ट्री के लिए किया जाता था, लेकिन तकनीकी रूप से वो आवासीय जमीन थी। इसलिए कुछ लोगों ने इस ओर ध्यान दिया और चंदन जोशी से फैक्ट्री और जमीन 3.2 लाख रुपए में खरीदने का प्रस्ताव रखा। जब देवांश ने यह फैक्ट्री खरीदी थी तब उसकी कुल लागत लगभग 1.6 लाख रुपए थी। अब लगभग आधे साल में ही इसकी कीमत दोगुनी हो गई थी, जिससे चंदन और विनोद कुरैशी ईर्ष्यालु हो गए। विनोद को उस समय देवांश की बात न सुनने का खास तौर पर अफसोस हुआ। यह सिर्फ 1.6 लाख रुपए ज्यादा है और मुझे पैसों की कोई जल्दी नहीं है। इसे बेचना समझदारी नहीं होगी। इसे रखना और दूसरी जगह जाने के झंझट से बचना बेहतर होगा। देवांश ने यह खबर सुनकर कहा। उसे हैरानी तो हुई, लेकिन लगा कि 1.6 लाख रुपए और देने से उसकी हालत में ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। इसके अलावा उसे जोशी नगर का वास्तु भी अच्छा लगता था। भले ही ये थोड़ी सी बढ़ोतरी हो, लेकिन उसे लगता था कि जैसे जैसे शहर का विकास होगा जोशी नगर भी आगे बढ़ेगा। देवांश, क्या तुम मुझे चिढ़ा रहे हो? बस 1.6 लाख रुपए और याद है पिछले साल मेरी पूरी बचत 2 लाख रुपए थी। सिर्फ प्रॉपर्टी बेचकर इतना पैसा और कहां मिलता है? बेहतर होगा कि अभी बेच दो। जब प्रचार कम हो जाएगा तो यह दाम नहीं मिलेगा। विनोद ने गंभीरता से कहा, यह सोचकर कि देवांश इसलिए हिचकिचा रहा है क्योंकि मुनाफा ज्यादा नहीं था। विनोद सही कह रहे हैं। वे सालों से मुख्यालय के पुनर्निर्माण की बात कर रहे हैं और ये हमेशा नाकाम हो जाती है। इसके अलावा अगर वे सचमुच पुनर्निर्माण करते हैं तो मुझे लगता है कि एलसी सेक्टर ज्यादा संभावना वाला है। ये पहले से ही विकसित हो चुका है और अगर ये एलसी नहीं भी है तो जोशी नगर भी नहीं हो सकता। आगे बहरामपुर और पंचवटी भी है। सबसे बुरी बात यह है कि जोशी नगर के लोग ये अफवाहें फैला सकते हैं। चंदन ने आगे कहा, कोई बात नहीं, फिलहाल मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। देवांश ने सहजता से जवाब दिया। उसे असल में पैसों की जरूरत थी, लेकिन 1.6 लाख रुपए अतिरिक्त उसे लुभाने के लिए काफी नहीं थे। अगर वो सचमुच जेड टोकन खरीदना चाहता था तो उसे लाखों की जरूरत होगी। दरअसल देवांश, क्या तुम अधीक्षक मेहरा को नहीं जानते? वो जिला नेतृत्व टीम का हिस्सा है। अगर इस बारे में कोई खबर होगी तो उन्हें जरूर पता होगा। तुम उनसे पूछ क्यों नहीं लेते? अगर वो कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है तो तुम जल्दी से बेच सकते हो। विनोद ने चिंतित होते हुए और अचानक लोकेश मेहरा की याद करते हुए कहा, तुम उससे ऐसा कैसे पूछ सकते हो? नहीं, तुम सबको पूछने की मनाही है, देवांश कुलकर्णी ने सख्ती से कहा। हालांकि वो छोटा था, देवांश जानता था कि ये सिद्धांत की सीमा लांघ गया है। मैं तो यूं ही कह रहा था, बस यूं ही, विनोद कुरैशी ने शर्मिंदगी भरी मुस्कान के साथ कहा, जब उसने देवांश के चेहरे पर गंभीरता देखी। हालांकि विनोद आत्तन खुद को अंकल विनोद कहता था, फिर भी वो अंदर ही अंदर इस युवक से थोड़ा डरा हुआ था, खासकर मालगुडी ग्रैंड होटल वाली घटना के बाद। सच कहूं तो ऐसा नहीं है कि मैं इस मुनाफे को कम आंकता हूं। मुझे लगता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था इस समय इतनी अच्छी चल रही है कि जमीन की कीमतें कुल मिलाकर बढ़नी ही है, या कम से कम मुद्रास्फीति के मुकाबले अपनी कीमत बनाए रखनी ही है। ये बाजार में ब्लू चिप शेयरों की तरह है। हो सकता है कि वे रातों रात आसमान न छुए, लेकिन समय के साथ लगातार बढ़ते हैं। अगर मेरे पास ज्यादा पूंजी होती तो मैं आसपास की जमीन भी खरीदने के बारे में सोचता, देवांश ने नरम लहजे में समझाया, ये महसूस करते हुए कि उसकी पिछली प्रतिक्रिया बहुत कठोर थी। हाल ही में वो व्यावसायिक निवेश पर किताबें पढ़ रहा था। हालांकि वो अभी तक विशेषज्ञ नहीं बना था, फिर भी उसने कुछ जानकारियां हासिल की थी। चंदन जोशी और विनोद कुरैशी छोटे शहर के व्यवसायी थे। वे निवेश साहित्य पढ़ने वाले नहीं थे। देवांश को इतनी व्यवस्थित ढंग से बोलते सुनकर वे प्रभावित हुए। कुछ देर बाद वे अपनी बात से हटे और बोले, चूंकि तुम ऐसा सोचते हो, इसलिए हम तुम पर दबाव नहीं डालेंगे।
वैसे भी शायद तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। और जमीन खरीदने की बात है, चलो उसे भूल जाते हैं। आखिरकार चंदन और विनोद जोशी नगर के आसपास के ग्रामीण इलाकों को लेकर अभी भी आशावादी नहीं थे। देवांश खुद भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे, इसलिए उन्होंने उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की। इसके अलावा जोशी नगर में जमीन की कीमतें पहले ही बढ़ चुकी थी। अगर यह बस एक अस्थायी चलन होता तो अभी खरीदारी करने से नुकसान हो सकता था। शायद चंदन और विनोद की बात सही साबित करने के लिए मई आते ही अप्रैल में चरम पर पहुंची जमीन की अटकलें अचानक गायब हो गई। उसी हिसाब से कीमतें गिर गई। इस वजह से चंदन और विनोद ने बिना किसी हिचकिचाहट के देवांश पर उनकी सलाह न मानने और पैसा कमाने का एक मौका गंवाने का आरोप लगाया। तब तक घर बनाने के लिए रखे पैसों के अलावा देवांश के खाते में 1.2 लाख रुपए जमा हो चुके थे। उस समय देवांश ने 2 महीने पहले जो ताबीज पत्थर तराशा था वो टूटने के कगार पर था। स्वाभाविक रूप से अब एक नया पत्थर खरीदने का समय आ गया था। लेकिन देवांश को एहसास हुआ कि 1.2 लाख रुपए में सिर्फ 60 से 70 जेड टोकन ही खरीदे जा सकते थे। पिछली बार उसे 53वें टोकन पर सिर्फ किस्मत से कामयाबी मिली थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो फिर से इतना भाग्यशाली होगा। इसके अलावा अगर वो फैक्ट्री से कमाई करता रहा, उसे जेड टोकन पर खर्च करता रहा और यही चक्र दोहराता रहा तो उसके पास कभी भी अतिरिक्त धन जमा नहीं हो पाएगा। और अगर यशवी लेबल वर्क्स का मुनाफा कम हो गया या उसकी साधना तेज हो गई और तावीज पत्थर की उम्र कम हो गई तो अंततः उसे घाटा हो जाएगा। इसलिए देवांश ने निष्कर्ष निकाला कि जेड खरीदने की जल्दीबाजी कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं है। असली समाधान तो ज्यादा पैसा कमाने का कोई रास्ता ढूंढना था। सबसे आसान रास्ता तो यही होता कि वो खुद को ताकतवर संरक्षकों से जोड़ ले या जल्दी पैसे कमाने के लिए अमीर मरीजों का इलाज कर ले। लेकिन देवांश वो रास्ता नहीं चाहता था। ये तो उसने अपने गुरु के सामने किया हुआ एक प्रण था। एक सच्चा साधक सिर्फ सांसों को ही नहीं बल्कि आत्मा को भी परिष्कृत करता है। एक बार संकल्प हो जाने पर उसे कठिनाइयों से नहीं डिगाना चाहिए। देवांश की साधना भले ही अभी अपने गुरु से दूर हो, लेकिन उसके पास एक सच्चे साधक का हृदय था। वो अपने आदर्शों से समझौता करने के बजाय अपनी प्रगति को धीमा करने को तैयार था। देवांश ने सोचा, क्यों ना और जमीन खरीद ली जाए। कीमतें फिर से गिर गई हैं और ये कोई नुकसान नहीं होगा। अगर अगले कुछ सालों में जिला मुख्यालय सचमुच जोशी नगर में चला जाए तो मुनाफा कई गुना बढ़ सकता है। शायद चंदन और विनोद की शिकायतों ने या शायद निवेश की किताबों ने उसे प्रेरित किया था। बहरहाल उसने एक निर्णय ले ही लिया। एक बार निर्णय लेने के बाद देवांश ने देर नहीं की। उसने अपनी 1.2 लाख रुपए की राशि से जमीन खरीदने की योजना बनाई और फैक्ट्री के संपत्ति के कागजात भी मालगुडी के औद्योगिक एवं वाणिज्यिक बैंक की उपशाखा प्रबंधक मीरा लाल के पास ले जाकर उसे गिरवी रखने की तैयारी कर ली। मीरा ने चाहे देवांश की ईमानदारी पर भरोसा किया हो या रेखाक्ष के पूर्व प्रभाव के कारण फैक्ट्री और जमीन के मौजूदा बाजार मूल्य के आधार पर 1.6 लाख रुपए का लोन मंजूर कर दिया। अब देवांश के पास 2.8 लाख रुपए उपलब्ध थे। इसके साथ ही उसने चंदन जोशी से संपर्क किया और बताया कि वो जोशी नगर में जमीन खरीदना जारी रखना चाहता है। देवांश की योजना से चौंककर चंदन ने कहा, देवांश बस छोड़ो। अगर तुम्हें सच में लगता है कि पैसे रखना बेकार है तो शहर में एक दुकान खरीद लो। किराए लगातार बढ़ रहे हैं। देवांश ने जोर देकर कहा, नहीं, मुझे जोशी नगर में अभी भी संभावनाएं नजर आती है। चंदन अंकल, कृपया इस बारे में बात करने के लिए डायरेक्टर जैन से मेरी एक मीटिंग तय करने में मेरी मदद करें। आप ठीक है, जमीन खरीदना बेतहाशा खर्च करने से बेहतर है। चंदन ने अनिच्छा से सिर हिलाते हुए कहा। शुक्र है कि चंदन को पता नहीं था कि देवांश ने बैंक से कर्ज लिया है, वरना वो इतनी आसानी से राजी नहीं होता।
चंदन की मदद से देवांश ने यशवी लेबल वर्क्स के आसपास 9 बीघा जमीन और खरीदने के लिए 2.8 लाख रुपए खर्च किए। ये जमीनें बंजर थी और इनमें कोई संरचना नहीं थी, इसलिए ये अपेक्षाकृत सस्ती थी। नतीजतन देवांश के पास अब शहर के इलाके में 12 बीघा आवासीय जमीन थी। हालांकि बाहर वालों को ऐसा लगता था कि उसके पास सिर्फ 12 बीघा ग्रामीण कृषि भूमि है। देवांश के खर्च को फिजूल खर्ची मानते हुए विनोद ने चंदन से मन ही मन शिकायत की और इतनी बड़ी रकम खर्च करने के बाद तावीज पत्थर आखिरकार टूट गया। देवांश के पास सिर्फ घर बनाने के लिए बचा हुआ पैसा बचा था। उसका खाता लगभग खाली था और उस पर 1.6 लाख रुपए का कर्ज था। वो आधिकारिक तौर पर एक कर्ज में डूबा किसान बन गया था। चूंकि उनकी जेब में पैसे नहीं थे और बैंक का 1.6 लाख रुपए का कर्ज भी उन पर था, इसलिए देवांश कुलकर्णी के पास विला के पूरा होने का इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था ताकि वो जोशी नगर जल्दी जा सके। टाइन स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन टैलिस्मैन स्टोन के बिना भी वो मुश्किल से ही खेती कर पा रहे थे। आने वाले महीनों में यशवी लेबल वर्क से होने वाले मुनाफे के लिए देवांश ने साल के अंत तक जोशी नगर में निवेश जारी रखने की योजना बनाई। चूंकि उन्होंने बैंक से पहले ही कर्ज ले लिया था, इसलिए उन्होंने अभी इसी रास्ते पर चलने का फैसला किया। उनका इरादा अगले साल की कमाई से कर्ज चुकाने का था। समय तेजी से मई के मध्य में पहुंच गया। दक्षिण प्रदेश, जो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, ज्यादातर इलाकों की तुलना में जल्दी गर्म हो जाता है। कैंपस में छात्राएं पहले ही स्कर्ट और टी शर्ट पहनने लगी थी, जो युवा ऊर्जा बिखेर रही थी। शुक्रवार का दिन था और जैसे ही देवांश स्कूल से घर लौटा, चंदन जोशी ने उसे बताया कि अधीक्षक लोकेश मेहरा ने उसे एक संदेश देने के लिए कहा है। देवांश उसे फोन करे। देवांश को नहीं पता था कि लोकेश क्या चाहता है, इसलिए उसने चंदन का फोन उधार लिया और फोन मिलाया। देवांश, मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है। ज्योति आज अस्पताल गई है और वो गर्भवती है। फोन लगते ही लोकेश चिल्लाया, वाह, बधाई हो एल्डर मेहरा। देवांश को उसके लिए सचमुच खुशी हुई और उसने राहत की सांस भी ली। आखिरकार साल की शुरुआत में उसने पूरे विश्वास के साथ दावा किया था कि वो ज्योति को गर्भधारण कराने में मदद कर सकता है। अगर ये काम नहीं करता तो ये बहुत शर्मनाक होता। मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है। कल शनिवार है, क्या आप शहर में होंगे? ज्योति और मैं आपको रात के खाने पर आमंत्रित करना और व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहेंगे, लोकेश ने गर्मजोशी से कहा। देवांश मना करने ही वाला था, क्योंकि उसने शिवगिरी हिल्स लौटने की योजना बनाई थी। लेकिन तभी उसे याद आया कि ज्योति पहले ही 42 साल की हो चुकी है, एक उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था। वो थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, ये अच्छा रहेगा। मैं उसकी नब्ज भी देख सकता हूं और गर्भावस्था को स्थिर करने के लिए कुछ दवा भी दे सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद देवांश। हम भी यही सोच रहे थे। उसकी उम्र में अगर कुछ गड़बड़ हुई तो ये उसका आखिरी मौका हो सकता है, लोकेश ने कहा। उसे साफ तौर पर यह देखकर बहुत दुख हुआ कि देवांश ने पहले इस बारे में सोचा था। पिछली बार फैक्ट्री वाले मामले में मदद करने के लिए मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करने का मौका नहीं मिला, देवांश ने मुस्कुराते हुए कहा। वो अलग बात है। उस समय मैं जिला समिति सदस्य के तौर पर अपने कर्तव्यों का पालन करने में नाकाम रहा था। माफी तो मुझे ही मांगनी चाहिए थी, लोकेश ने ईमानदारी से जवाब दिया। हाँ, इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है, बस मुझे समय और जगह बता दो, देवांश ने कहा। चलो ओल्ड लिन के घर मिलते हैं, शाम 6 बजे। आयुषी लॉबी में तुम्हारा इंतजार कर रही है, लोकेश ने कहा। देवांश ने सहमति जताई और फोन रख दिया। अगली शाम 6 बजे देवांश तय समय पर मालगुडी ग्रैंड होटल पहुंच गया। वही निजी कमरा था, वही जाने पहचाने चेहरे थे, सब खुशी से झूम रहे थे। जैसे ही देवांश अंदर आया, वे सहज ही खड़े हो गए
उनके चेहरे कृतज्ञता और शांत विस्मय से भरे हुए थे। देवांश आ गया है, आइए बैठिए, लोकेश ने गर्मजोशी से उसे इशारा करते हुए कहा। पिछले डिनर के अनुभव के बाद देवांश अब न तो हिचकिचा रहा था और न ही ज्यादा विनम्र। बैठते ही लिन जिन्नू ने तुरंत स्टाफ को व्यंजन और नयनतारा रिजर्व वाइन परोसने का निर्देश दिया। ज्योति, हम पीना शुरू करने से पहले तुम लोकेश के साथ सीट क्यों नहीं बदल लेती, ताकि मैं बच्चे की हालत देख सकूं, देवांश ने मुस्कुराते हुए कहा। शुक्रिया देवांश, ज्योति ने तुरंत सीट बदलते हुए कहा। देवांश, आंटी अभी अभी गर्भवती हुई है, क्या तुम बता सकते हो कि सब कुछ कैसा चल रहा है? आयुषी ने उत्सुकता से पूछा। बिल्कुल, मैं लिंग भी बता सकता हूं, देवांश हंसा। हर कोई आदिम ऊर्जा की सांस लेकर पैदा होता है। प्राणवायु जितनी तेज होगी, बच्चा उतना ही स्वस्थ होगा। जहां तक लिंग का सवाल है, तो बस महसूस होता है कि ऊर्जा यिन की ओर ज्यादा झुकी है या यांग की ओर। सच में? तो कोई बात नहीं, मुझे मत बताना कि लड़का होगा या लड़की। कुछ होने का इंतजार करना अच्छा लगता है, ज्योति ने कहा। उसकी आंखें चमक उठीं और फिर उसने सिर हिलाया। देवांश मुस्कुराया और अपना हाथ उसकी कलाई पर रख दिया। बच्चा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हारे शरीर के अनुसार गर्भावस्था के लिए सुरक्षित कुछ हर्बल दवाइयां लिख दूंगा, ताकि एक स्वस्थ और हृष्ट-पुष्ट बेटा हो। देवांश हंसा। हाँ, मेरा एक छोटा चचेरा भाई होने वाला है, आयुषी खुशी से बोली। कौन सा चचेरा भाई? देवांश स्तब्ध रह गया। उसे एहसास हुआ कि उसने राज खोल दिया है। उसने शर्मिंदगी से अपने माथे पर थपकी दी। हाँ, बधाई हो। बड़े मेहरा और ज्योति, लिन जिन्नुओं खड़े हो गए और पारंपरिक बधाई के अंदाज में हाथ जोड़े। युवराज मेहता और उनकी पत्नी जश्न में शामिल हुए। मालगुडी में बेटों को तरजीह देना अब भी जोरदार था। हालांकि ज्योति ने लिंग न बताने की गुजारिश की थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे एक लड़के की उम्मीद थी। और लोकेश, जिसका सिर्फ एक ही बच्चा था, ने अपने परिवार को बढ़ाने के मामले को बहुत गंभीरता से लिया। अब जब उसे पता चला कि उसकी पत्नी एक लड़के को जन्म देने वाली है, तो वो मुस्कुरा रहा था और बार बार कह रहा था, ये सब देवांश की बदौलत है। बड़े मेहरा, आपको ऐसी बातें इतनी सहजता से नहीं कहनी चाहिए, लिन ने चिढ़ाते हुए ज्योति को शर्माते हुए कहा, जबकि लोकेश उसकी ओर इशारा करते हुए हंस रहा था। तुम बूढ़े लिन हमेशा मजाक करते रहते हो। सावधान रहना, वरना मैं रोज तुम्हारे होटल में इंस्पेक्टर भेजूंगा। नहीं, सुपरिंटेंडेंट मेहरा, मैं गलत था, माफी चाहता हूं, लिन ने जल्दी से कहा, जबकि देवांश, जो अभी छोटा था, चिढ़ाने वाले लहजे को समझ नहीं पाया था और मासूमियत से पूछा, बूढ़े लिन, तुमने क्या गलत किया? मैं लिन का चेहरा लाल हो गया। उसे एहसास हुआ कि देवांश अभी भी हाई स्कूल का छात्र है। देखते हैं कि तुम फिर से मजाक करने की हिम्मत करते हो या नहीं। लोकेश और युवराज हंसे, फिर देवांश की ओर मुड़े। इस आदमी की बकवास मत सुनो, इसके मुंह से कभी कोई अच्छी बात नहीं निकलती। ठीक है, मेरी बात मत सुनो, लिन ने शर्मिंदगी से कहा। देवांश तेज था। भले ही उसे पूरा मतलब समझ ना आया हो, लेकिन वो समझ गया था कि ये कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर आगे बात की जाए। तो वो हंसा और बोला, ठीक है, बच्चे की जांच हो गई है, अब खाना खाते हैं। सब मान गए और लिन ने राहत की सांस ली। खाने की मेज पर कुछ बातें यूं ही कह दी जाती है। लिन एक पल के लिए भूल गया था कि देवांश बाकियों जैसा नहीं है और उसकी पिछली टिप्पणी अनुचित थी। ये बस एक छोटा सा अंतराल था। जल्द ही कमरा हंसी और टोस्ट से गूंज उठा। सबने देवांश और जल्द ही पिता बनने वाले लोकेश मेहरा के लिए अपने गिलास उठाए। बड़े मेहरा, हाल ही में चर्चा चल रही है कि जिला प्रशासन मुख्यालय के पुनर्निर्माण की योजना बना रहा है, क्या यह सच है? लिन ने शराब पीते हुए यूं ही पूछा। लोकेश रुका, फिर लिन की ओर इशारा किया और कहा, बूढ़े लिन,
तुम जानते हो कि मैं कैसे काम करता हूं। मुझसे इस बारे में दोबारा मत पूछना। जब जानने का समय आएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा।